हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इंदौर की पाठशाला पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा पार्ट 3 जो अकाउंट का है। हम इसके पहले 2 पार्ट पढ़ चुके हैं जिसके अंदर हमने ऑब्जेक्टिव्स पूरे कंप्लीट कर लिए हैं और प्रश्न क्रमांक 10 तक कंप्लीट कर चुके हैं। और अब हम पढ़ने वाले हैं प्रश्न क्रमांक 11 क्वेश्चन 11 से। तो आइए, पहले शुरू करने से पहले सभी लाइक और शेयर कर लीजिए ताकि बाकी फ्रेंड्स को भी पता पड़े और वो भी जल्दी से ज्वाइन कर लें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो आइए हम शुरू करते हैं। प्रश्न 11, व्हाट इज़ प्रो राटा अलॉटमेंट? अनुपातिक आवंटन क्या है? देखिए, प्रो राटा अलॉटमेंट को बोलते हैं अनुपातिक आवंटन। अब अलॉटमेंट क्या होता है? देखिए, जब भी कोई कंपनी शेयर इशू करती है पब्लिक में, तो पब्लिक उसको सब्सक्रिप्शन करती है, सब्सक्राइब करती है ना। जिन जिन शेयर के लिए सब्सक्रिप्शन आता है, फिर उसके अकॉर्डिंग जो है कंपनी उनको शेयर अलॉट करती है। ठीक है। अब अलॉट करने के लिए क्या होता है, तरीके होते हैं उसके, कि मान लो किसी कंपनी के पास 1000 शेयर उन्होंने इशू करे, उसमें से उनको सब्सक्रिप्शन के लिए आया 1100। अब अपने पास शेयर 1000 है और आपको 1100 शेयर के लिए सब्सक्रिप्शन आ गया, तो क्या करोगे आप? जो एक्स्ट्रा 100 शेयर्स हैं, या तो हम उनको रिटर्न कर सकते हैं कि भैया हम आपको नहीं दे सकते, उनके पैसे रिटर्न कर दो आप। लेकिन जब कंपनी ऑलरेडी रेपुटेटेड होती है, बहुत प्रतिष्ठित होती है, तो वह ऐसे पैसे वापस नहीं कर सकती। तो कंपनी ऐसी कंडीशन में क्या करती है, जो एक्स्ट्रा मनी होती है, एक्स्ट्रा पैसा होता है, उसको एडजस्ट करने के लिए वो जो शेयर पब्लिक को अलॉट करती है, उसको एक रेशो में, प्रपोर्शन में बना के अलॉट करती है। इसे हम कहते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट, रेशो में शेयर को इशू करना। तो इसकी हम डेफिनेशन थोड़ा समझ लेते हैं, एग्जाम में आपको लिख के कैसे आनी है। देखिए, आपके सामने है, प्रो राटा अलॉटमेंट refers to the allotment of share in proportion of the share applied for। देखिए, जितने शेयर के लिए अप्लाई हुआ है उसको प्रपोर्शन में अलॉट करना। When a company makes pro rata allotment, it adjusts the excess money received at the time of application firstly toward the allotment and then towards the call। इसका मतलब क्या होता है कि जब कोई कंपनी शेयर को पब्लिक में इशू करती है और पब्लिक उसके लिए जब अप्लाई करती है, तो अप्लाई करते वक्त जो हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा आ जाता है, तो कंपनी उस एक्स्ट्रा पैसे को कैसे एडजस्ट करती है? या तो अलॉटमेंट के वक्त एडजस्ट कर लेगी उनसे, या फिर जो कॉल मनी आएगी तब एडजस्ट कर लेगी। ठीक है। इसी को बोलते हैं हम प्रो राटा अलॉटमेंट, कि जहाँ पर हम पूरा हर किसी को पूरे शेयर नहीं दे पाते क्योंकि शेयर हमारे पास कम है और पब्लिक ने अप्लाई ज़्यादा के लिए किया है, तो हम उसका प्रपोर्शन बनाकर उसको इशू करते हैं ताकि सबके पास कुछ शेयर्स आ जाए। ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इतना ही आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इतना ही लिख कर आना है। और अगर आपको इसकी डिटेल में जानकारी चाहिए तो हम यूट्यूब पे इसकी क्लास बहुत जल्दी लेकर आएंगे, तब आप प्रो राटा के न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं वो भी आपको बताया जाएगा। ठीक है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाय अंडर सब्सक्रिप्शन? देखिए, प्रो राटा कब होता है? जब होता है ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन मतलब हमने पब्लिक में 1000 शेयर को इशू किया है। अब पब्लिक ने जो सब्सक्रिप्शन करा है, वो पब्लिक ने 1100 शेयर के लिए अप्लाई कर दिया, एप्लीकेशन मनी पे कर दी। ठीक है। तो जो जितने शेयर्स हैं, अगर उससे ज़्यादा के लिए एप्लीकेशन आ जाए तो इसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। और जितने शेयर्स हैं, मान लो उससे कम के लिए आता है, जैसे 1000 शेयर आपने पब्लिक में इशू किए और आपको 800 के लिए ही पब्लिक ने एप्लीकेशन मनी पे की है, मतलब सब्सक्राइब पब्लिक ने सिर्फ 800 को करा है, तो 200 कम हो रहा है ना, तो इसको बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन, अन्य अभिदान, या इसको निम्न अभिदान भी कहते हैं। मतलब कम अभिदान होना। अभिदान मतलब सब्सक्रिप्शन, जितना हम शेयर
जितना हम अंश पब्लिक में निर्गमित करते हैं और जनता उसमें जितना अभिदान देती है, अगर वो दिए गए शेयर से सब कम होता है तो उसे कहते हैं हम अन्य या निम्न अभिदान अंडर सब्सक्रिप्शन, और ज़्यादा हो जाए तो ओवर सब्सक्रिप्शन। ओके, जब अंडर सब्सक्रिप्शन होता है तो हम सब लोगों को शेयर दे सकते हैं, इसमें कोई प्रपोर्शन नहीं बनाते। लेकिन जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन होता है, ज़्यादा के लिए अप्लाई आता है, तो हम प्रो राटा के थ्रू अलॉटमेंट करते हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, समता अंश की दो विशेषताएं बताइए। राइट टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विटी शेयर। देखिए, समता अंश को मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, इक्विटी शेयर बोलते हैं। कंपनी के जो शेयर होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं इक्विटी शेयर, दूसरे होते हैं प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी को बोलते हैं समता अंश, प्रेफरेंस को बोलते हैं पूर्वाधिकार अंश। तो जो समता अंश होते हैं ये होते हैं रियल ऑनर ऑफ कंपनी। कंपनी के इनको बोला जाता है रियल स्वामी, असली स्वामी कहा जाता है कि इनको समता अंशधारियों को। इनको शेयर के बदले में क्या मिलता है? डिविडेंड। ये मैंने पहले भी समझाया है कि इनको अंश के बदले में लाभांश दिया जाता है। ये कंपनी में जो वोट देने का अधिकार होता है इनको, ये हर मैटर में वोट दे सकते हैं, वोटिंग राइट्स होता है। वोट देने को बोलते हैं मत देने का अधिकार, मत देने का अधिकार इनको होता है। इसके अलावा ये फर्म की बुक्स को इंस्पेक्ट कर सकते हैं, फर्म की बुक का इंस्पेक्शन कर सकते हैं, मतलब पुस्तकों की जांच, फर्म में जो भी पुस्तक होगी उनकी जांच कर सकते हैं। ठीक है, ये समता अंश की दो विशेषता बोली हमने, बहुत सारी बता दी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप कि कंपनी के असली स्वामी होते हैं, इनको लाभांश मिलता है और इनको वोटिंग राइट होता है, हर मामले में मत देने का अधिकार होता है, और ये कंपनी की पुस्तकों की जांच कर सकते हैं, इंस्पेक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा फर्म की प्रॉपर्टी का भी इस्तेमाल कर, संपत्ति का भी उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए मैं आपको एक स्क्रीन और शेयर करता हूँ, देखिए आप समझेंगे उससे अच्छे से। ये देखिए, फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स। फीचर मतलब वही विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक को फीचर्स बोलते हैं, इसी को विशेषता बोलते हैं। देखिए स्टार्टिंग में क्या लिखा है, इक्विटी शेयर कैपिटल रिमेन्स विद द कंपनी, मतलब ये हमेशा कंपनी के पास ही रहती है। जब कंपनी एक बार इक्विटी शेयर इशू करती है तो जो पैसा आता है वो कंपनी अपने पास रखती है। इट इज़ गिवन बैक ओनली व्हेन द कंपनी इज क्लोज्ड। जब कंपनी का समापन हो जाता है, कंपनी बिल्कुल हमेशा के लिए बंद हो जाती है, इसको हम अकाउंटिंग की भाषा में वाइंडिंग अप भी बोलते हैं। वाइंडिंग अप, फर्म की पूरी कंपनी बंद हो जाना, तो उस समय हम इक्विटी शेयर का पूरा पेमेंट करते हैं। दूसरा, इक्विटी शेयर होल्डर पॉसेस द वोटिंग राइट। ये मैंने बताया कि इनको मत देने का अधिकार होता है। सिलेक्ट द कंपनीज मैनेजमेंट, ये कंपनी के प्रबंध में भी हिस्सा ले सकते हैं। मैनेजमेंट में हिस्सा लेने को बोलते हैं कंपनी के प्रबंध में हिस्सा लेना। ठीक है, द डिविडेंड रेट ऑफ द इक्विटी शेयर कैपिटल राइज अपॉन द ऑप्टेनिटी ऑफ श्योरिटी कैपिटल। मतलब इतना आपको नहीं पढ़ना, आप सिर्फ ध्यान रखो, देयर इज़ नो फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड। मतलब यहाँ पर लाभांश की दर निश्चित नहीं होती। लाभांश की दर मतलब कितना ब्याज मिलेगा ये निश्चित नहीं होता। तो लाभांश की दर निश्चित नहीं होती। नो फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड। ठीक है, आई होप। देखिए, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे प्लीज़ वो पेन लेकर रेडी रहें और लिखते जाएं ताकि प्रॉब्लम ना हो। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी अगर मैं कुछ बात ऐसी बोलता हूं तो उसको नोट ज़रूर करें ताकि एग्ज़ाम में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। और दोस्तों, ये ज़रूर वीडियो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इससे हमें और मोटिवेशन मिलता है कि हम ऐसी अच्छी वीडियो बनाकर लाएँ आपके सामने। तो आइए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। ये जो क्वेश्चन हमने इसके पहले करा था उसका भी मैं आपको स्क्रीन दिखा देता हूँ। अंडर सब्सक्रिप्शन वाला जो हमने इसके पहले करा था, अल्प अभिदान बोलते हैं एक्चुअली इसको, अन्य अभिदान नहीं बोलते, अल्प अभिदान कहते हैं इसको। अल्प अभिदान, क्वेश्चन पेपर में उसको अन्य अभिदान लिखा है, अल्प मतलब कम। देखो, अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर व्हेन द नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड इज लेस देन द नंबर ऑफ शेयर ऑफर्ड टू द पब्लिक। मतलब पब्लिक को हमने जितना शेयर ऑफर करा है, जितना शेयर हमने जनता में निर्गमित करा है, उससे कम के लिए जनता ने आवेदन दिया है। लेस देन द नंबर, और जो अप्लाई करा जनता ने वो कम करा है। इसी को हम कहते हैं अकाउंटिंग की भाषा में अंडर सब्सक्रिप्शन।
अल्प अभिदान, पब्लिक को जितना ऑफर करो पब्लिक उससे कम के लिए अप्लाई करे, मतलब जनता में जितना आप शेयर को अंशों को निर्गमित करोगे वो जनता उससे कम के लिए आवेदन देगी तो उसको बोलेंगे आप अल्प अभिदान। ठीक है। हाँ, तो अब देखते हैं दोस्तों इसका अथवा वाला प्रश्न और वाला प्रश्न। अंशों के सम मूल्य पर निर्गमन से क्या आशय है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इशू एट पार? देखिए, अंशों के सम मूल्य पर निर्गमन से क्या आशय है, इशू एट पार का मतलब क्या होता है? तो आइए इसके लिए भी कुछ दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए दोस्तों, इशू ऑफ शेयर एट पार, अंशों का सम मूल्य पर निर्गमन क्या होता है? व्हेन शेयर आर इशूड एट देयर फेस वैल्यू, जब शेयर को उसकी फेस वैल्यू पर इशू किया जाता है, द शेयर आर सेड टू हैव बीन इशूड एट पार। ठीक है, इशू प्राइस एंड फेस वैल्यू आर सेम। इसका मतलब अगर किसी शेयर की फेस वैल्यू मतलब उसका जो अंकित मूल्य होता है वो, और जितने रुपए में हम उसको जनता में निर्गमित कर रहे हैं वो अगर दोनों सेम हो तो उसको बोलते हैं इशू एट पार। इसका मतलब अगर कोई शेयर 10 रुपये का है, वो पब्लिक को हम 10 रुपये में ही इशू कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे इशू एट पार। ठीक है। लेकिन अगर 10 के शेयर को हम पब्लिक को 12 रुपये में इशू करते हैं तो उसको बोलते हैं इशू एट प्रीमियम, है ना, अधिमूल्य पर निर्गमन। और 10 के शेयर को अगर हम 8 रुपये में इशू करते हैं तो उसको बोलते हैं इशू एट डिस्काउंट, है ना, इशू एट डिस्काउंट। डिस्काउंट को बोलते हैं बट्टे पर निर्गमन। देखो, 10 के शेयर को 8 मतलब कम पे कर रहे हैं, कम पे करने को बोलते हैं इशू ऑन डिस्काउंट, है ना, डिस्काउंट। हिंदी में इसको बोलते हैं बट्टे पर निर्गमन। और जो 10 के शेयर को 12 मतलब ज़्यादा में इशू करेंगे तो इसको बोलेंगे इशू एट प्रीमियम। प्रीमियम को बेटा हिंदी में बोलते हैं अधिमूल्य पर निर्गमन। ठीक है, तो ये हमको क्वेश्चन था, हमने जवाब दिया इसका अच्छे से। आइए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, हमारा प्रश्न क्रमांक 13 है, वाहक ऋण पत्र को समझाइए। डिस्क्राइब द बेरियर डिबेंचर। देखो, डिबेंचर मतलब ऋण पत्र, ये लॉन्ग टर्म लोन होता है, दीर्घकालीन ऋण होता है। तो इसके बारे में हम इसके पहले प्रकार समझते हैं, इसके और वाला प्रश्न भी देखते हैं ताकि दोनों साथ में समझ पाएँ हम। वाहक ऋण पत्र को समझाना है हमें, और इसके और में क्वेश्चन है शोध्य ऋण पत्र को समझाना है। शोध्य को बोलते हैं इंग्लिश में रिडीमेबल। ये गलत प्रिंट हो गया एक्चुअली, यहाँ पे देखो ऊपर भी बैरियर लिख दिया है, नीचे भी बैरियर, नीचे बैरियर नहीं है, ये है रिडीमेबल, रिडीमेबल डिबेंचर। देखिए, ऐसी प्रश्न पत्रों में भी कई बार गलती हो जाती है, और आपको जो कुछ अदर वीडियोस यूट्यूब पे चलते हैं वो गलत में से ही पढ़ा जाते हैं, तो हम थोड़ा सही कर देते हैं इसको। तो आइए अब हम पढ़ते हैं इनके जवाब। तो देखते हैं दोस्तों, बैरियर डिबेंचर आर अनरजिस्टर्ड डिबेंचर। देखिए, अनरजिस्टर्ड मतलब होता है जिनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाता, मतलब उसको बोलते हैं गैर पंजीकृत, मतलब जिनका पंजीयन नहीं हुआ। ऐसे ऋण पत्र जिनका पंजीयन, सॉरी तो दब गया, थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ मैं, जिनका पंजीयन नहीं होता मतलब वो रजिस्टर्ड नहीं होते, उन्हीं को हम बैरियर डिबेंचर कहते हैं, जिनका पंजीयन नहीं होता। एंड दैट कैन बी ट्रांसफर्ड बाय मियर डिलीवरी, जो हम किसी को जाकर डिलीवर्ड करके ट्रांसफ़र करते हैं। नो रिकॉर्ड्स आर मेंटेन्ड इन द कंपनीज डिबेंचर होल्डर रजिस्टर फॉर द ऑनरशिप ऑफ दिस सिक्योरिटी, मतलब इसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता, किसी के कोई नाम पर रजिस्टर्ड नहीं होता, ये पंजीयन ही नहीं है, बैरियर है ये तो, है ना। और सच डिबेंचर आर इशूड फिजिकली ऑन पेपर, मतलब अपने पेपर पर लिखकर किसी को दे दिया, इसको फिजिकली अपन डिबेंचर को इशू करते हैं। फिजिकली मतलब इनको जो इशू करने का तरीका है, जैसे बाकी सारे डिबेंचर जो होंगे उनके बदले कोई ना कोई प्रॉपर्टी रखोगे, कुछ चीज़ रखोगे, लेकिन इसमें खासियत होती है कि अनरजिस्टर्ड होते हैं ये, और इनको हम इजीली ट्रांसफ़र दूसरे को कर सकते हैं डिलीवरी करके ही। ठीक है, तो इनको बोलते हैं वाहक ऋण पत्र, जिसको पंजीयन नहीं किया जाता है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अब इसके जो अथवा में प्रश्न है, रिडीमेबल डिबेंचर किसे कहते हैं, शोध्य ऋण पत्र, तो वो भी हम साथ में समझ लेते हैं। आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, रिडीमेबल डिबेंचर्स, दीज डिबेंचर आर पेएबल एट द एक्सपायरी ऑफ द टर्म। देखो, शोध्य मतलब क्या होता है,
ऐसे डिबेंचर जिनका निश्चित समय के बाद भुगतान करना पड़ता है। एक जो हो, मान लो हमने कंपनी को 10 साल के लिए लोन दिया, ये लॉन्ग टर्म के लिए डिबेंचर पे लोन देते हैं, तो जैसे ही 10 साल होंगे तो 10 साल बाद कंपनी को डिबेंचर होल्डर को पूरा अमाउंट वापस देना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं हम रिडीमेबल डिबेंचर, विच मीन्स दैट द एंड ऑफ स्पेसिफिक पीरियड दे आर पेएबल एदर इन लमसम और इन इंस्टॉलमेंट ओवर अ टाइम पीरियड। देखो, इनको पेमेंट करने का मतलब पैसे भुगतान करने का तरीका क्या होता है, या तो आप पूरा पैसा एक साथ लमसम में दे दो, या दूसरा आप इनकी इंस्टॉलमेंट बना दो, अलग अलग इंस्टॉलमेंट के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, सच डिबेंचर कैन बी रिडीमेबल एट, इनको पार पे भी रिडीम कर सकते हैं, प्रीमियम पे भी कर सकते हो और डिस्काउंट भी कर सकते हैं। ये अलग अलग कंपनी के अकॉर्डिंग शोध्य ऋण पत्र में होता है। ठीक है, अच्छा, इसका एक और प्रकार होता है रिडीमेबल का उल्टा इररिडीमेबल। बस रिडीमेबल की स्पेलिंग के आगे अगर आई और आर लगा दूं तो बन जाएगा इररिडीमेबल। हिंदी में इसको बोलते हैं अशोध्य। जो शोध्य डिबेंचर आप पढ़ रहे हो उसमें अ लगा दो तो बन जाता है अशोध्य। और जिसे इसमें क्या होता है, आपको एक्सपायरी होने के बाद पेमेंट करना पड़ता है, लेकिन अशोध्य में आपको पूरे कंपनी के जीवन काल में कभी भी उसका भुगतान नहीं करना पड़ता। इररिडीमेबल डिबेंचर को कंपनी को लाइफ टाइम तक में भी पे नहीं करना पड़ता। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये दोनों प्रश्न हो गए हैं, अथवा वाले भी। हम आपको अथवा वाले प्रश्न भी इसलिए करा रहे हैं ताकि एक साथ आपके 2 प्रश्न तैयार हो जाएं, आपको उसका पूरा नॉलेज भी रहे। कॉपी पेन लेकर इसे नोट ज़रूर करते रहे, हिंदी मीडियम वाले भी और इंग्लिश मीडियम वाले भी दोस्तों, ताकि आपको परीक्षा में कोई भी परेशानी ना आए। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 14, 14वां प्रश्न। वित्तीय विवरण से क्या आशय है? व्हाट इज मीन्ड बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट? इसका अथवा वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। वित्तीय विवरण के 2 उद्देश्य बताना है। व्हाट राइट द 2 ऑब्जेक्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो, वित्तीय विवरण मतलब क्या कि बिजनेस में आप जो भी लेन देन कर रहे हैं, पैसों का, वित्त का, फाइनेंस का, तो उन सब का आप लेखा करके रखते हैं, लिख कर रखते हैं, उसको आप अपने पास रिकॉर्ड करते हैं डाटा को, है ना। तो वो क्यों करते हैं, उसका उद्देश्य क्या होता है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या है, तो हमें ये बताना है। तो आइए देखते हैं। तो आइए दोस्तों, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर रिटर्न रिकॉर्ड दैट कन्वे द बिजनेस एक्टिविटी एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। देखिए, जब एक कंपनी को हम चलाते हैं, एक कंपनी जब चलती है तो कंपनी के अंदर जो भी बिजनेस एक्टिविटी होती है, मतलब कंपनी का जो भी व्यापार संचालन होता है या कंपनी जो भी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस करती है, देखो कहाँ से पैसा कंपनी में आ रहा है, कहाँ पैसा कंपनी में जा रहा है ना, कंपनी में कौन कौन लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, कंपनी में कहाँ पे उस इन्वेस्टमेंट का आप यूज़ कर रहे हैं। तो बिज़नेस में जितनी भी एक्टिविटी होती है उन सब का रिटर्न रिकॉर्ड रखना, मतलब उसको लिख कर रखना, है ना, उसे लिखित रूप में रखना ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। ठीक है, इसी को अगर आपने देखा होगा ना, आपने तो सुना है कि अकाउंटेंट होते हैं जो बुक ऑडिट करते हैं, फर्म की बुक्स ऑडिट करते हैं, टैक्स पे करवाते हैं, तो इन सारे पर्पस के लिए भी वित्तीय विवरण का इस्तेमाल होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूज़ होता है, ताकि वो एक शुद्धता की जांच कर सके, टैक्स पे करने में हेल्प कर सके, इन्वेस्टमेंट करने के लिए उसका उपयोग कर सके, और अकाउंटेंट वगैरह भी ऑडिट करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब वित्तीय विवरण का ही सहारा लेते हैं। ठीक है, अब इसके 2 उद्देश्य बताना है। तो देखिए, उद्देश्य तो बहुत सिंपल है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं, कारण क्या है कि ताकि कंपनी की ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन पता पड़े हमको, है ना, कि कंपनी की अभी वर्तमान की वित्तीय स्थिति क्या चल रही है वो पता पड़े। दूसरा क्या होता है बनाने का उद्देश्य, कंपनी की शोधन क्षमता की जानकारी हो, टू नो द सॉल्वेंसी ऑफ बिजनेस, है ना, शोधन क्षमता की जानकारी, टू नो द सॉल्वेंसी ऑफ बिजनेस, कि भैया बिजनेस में कितना पैसा है कि वो डेप्ट का भुगतान कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फिर टू प्रिपेयर बजट, फ्यूचर में कोई बजट तैयार करना है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखकर हम बजट प्रिपेयर कर सकते हैं, फॉरकास्टिंग कर सकते हैं। तो ये होते हैं इसके कुछ उद्देश्य। ठीक है, आई होप इसको आप लिख लेंगे जो मैं बोल रहा हूँ। देखिए, हमारा अगला प्रश्न, कार्यशील पूंजी क्या है? व्हाट इज वर्किंग कैपिटल? देखिए, नाम में लिखा है वर्किंग कैपिटल मतलब कार्यशील पूंजी,
मतलब ऐसी पूंजी जो बिज़नेस में आप कंटिन्यू लगाते रहते हैं रेगुलर बिजनेस की एक्टिविटी करने के लिए। जैसे बिज़नेस में माल खरीदना है, फिर उसको बनाना है, मैन्युफैक्चर करना है, फिर बेचना है। तो बिज़नेस में जो डे टू डे खर्चों के लिए, डे टू डे मतलब बिज़नेस में जो दैनिक खर्चे होते हैं उनकी पूर्ति के लिए जो आप कैपिटल का, जिस पूंजी का इस्तेमाल करते हैं उसे हम कार्यशील पूंजी कहते हैं या वर्किंग कैपिटल कहते हैं। आइए इसके बारे में भी देखते हैं। देखिए दोस्तों, वर्किंग कैपिटल इज़ द पार्ट ऑफ द टोटल कैपिटल विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर होल्डिंग करंट असेट्स। देखिए, करंट असेट्स के लिए जो भी कैपिटल यूज़ करते हैं उसे हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। बताया मैंने, करंट असेट मतलब जो रेगुलर काम आती है। मे ऑल्सो भी डिफाइंड एज, इसकी एक परिभाषा और है, एक्सेस ऑफ करंट असेट्स ओवर करंट लाइबिलिटी। इसका मतलब होता है अगर डायरेक्ट आपको कोई बोले कि वर्किंग कैपिटल आपको निकालना है, मतलब कार्यशील पूंजी आपको निकालना है, तो आप करंट असेट्स मतलब चालू संपत्ति में से करंट लाइबिलिटी को माइनस कर दो, चालू दायित्व को माइनस कर दो, तो आप वर्किंग कैपिटल डायरेक्ट निकाल सकते हो। कैसे? करंट असेट्स चालू संपत्ति, चालू संपत्ति में से घटा दें करंट लाइबिलिटी, इसको बोलते हैं दोस्तों चालू दायित्व। तो जब चालू संपत्ति में से चालू दायित्व घटा दिया जाता है तो हमें कार्यशील पूंजी प्राप्त हो जाती है दोस्तों। आई होप ये भी आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। हम बढ़ते हैं हमारे अगले वीडियो की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, इसके और में एक प्रश्न है, अनुपात विश्लेषण क्या है? व्हाट इज़ द रेशो एनालिसिस? अनुपात विश्लेषण, रेशो एनालिसिस क्या होता है? देखिए, आपने चैप्टर में पढ़ा होगा अकाउंटिंग रेशोज़, और अभी कुछ दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा था, शायद किसी पर्सनल रीज़न है लॉकडाउन की वजह से। तो आइए इसके बारे में भी जानते हैं। तो दोस्तों देखिए, रेशो एनालिसिस मतलब अनुपात विश्लेषण का अर्थ होता है, इट इज़ अ टेक्निक ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू कंडक्ट अ क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखिए, ये एक ऐसी टेक्निक है या ऐसी तकनीक है जिसकी सहायता से, जिसकी मदद से हम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है, मतलब वित्तीय स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? विवरण को क्वांटिटेटिव एनालिसिस, मतलब उसको देखो, एनालिसिस दो तरीके का होता है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में क्या होता है, हम जो है वो क्वांटिटी मतलब नंबर्स पे फोकस करते हैं, क्वालिटी पे फोकस नहीं करते। देखिए, क्वांटिटी मतलब कितना प्रॉफिट हो रहा है, क्या हो रहा है, बस नंबर्स देखना, उन पे फोकस करना, ठीक है। और क्वालिटी क्या होती है कि भाई वाकई में बिजनेस में क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, वो चीज़ों को देखना। देखिए, रेशियो एनालिसिस की डेफिनेशन जो आपको याद करना है वो ये है, रेशियो एनालिसिस इज अ स्टडी ऑफ रिलेशनशिप अमंग वेरियस फाइनेंशियल फैक्टर इन अ बिजनेस। इसमें क्या होता है, आप बिजनेस में जितने भी फाइनेंशियल फैक्टर होते हैं उन सबका आपस में रिलेशन देखते हैं, है ना। जिससे आपको लिक्विडिटी पता करना हो तो आप लिक्विड रेशो निकालोगे, करंट रेशो निकालोगे कि करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटी में क्या रेशो है। प्रोप्राइटर रेशो निकालना है तो आप ये देखोगे कि फर्म की टोटल असेट्स में प्रोप्राइटर मतलब ऑनर ने कितने रुपए लगाए हैं, मालिक ने कितने रुपए लगाए हैं। सॉल्वेंसी रेशो आप पता करते हो कि फर्म के पास कितनी एसेट्स है कि वो लाइबिलिटी का पेमेंट कर सकती है फ्यूचर में कि नहीं कर सकती है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप रेशो एनालिसिस से ईजीली पता लगा सकते हैं और आसानी से हम फर्म की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझ सकते हैं। ओके दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आइए दोस्तों, अब बढ़ते हैं हमारे 3 नंबर के प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 16, यहाँ से आपके 3 मार्क्स वाले प्रश्न शुरू हो जाते हैं। प्राप्ति, भुगतान एवं आय व्यय खाते में क्या अंतर होता है? राइट द 3 डिफरेंस बिटवीन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। दोस्तों ध्यान समझिएगा, ये आपके चैप्टर 1 में मिल जाएगा। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी पार्ट 1 के अंदर ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राप्ति भुगतान खाता और आय व्यय खाता, रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आइए जल्दी से हम चलते हैं इसके डिफरेंस की तरफ। तो दोस्तों पढ़ते हैं डिफरेंस। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट, इधर वाले को बोलते हैं दोस्तों प्राप्ति भुगतान खाता और इस साइड में बोलते हैं हम आय व्यय खाता, ठीक है। तो प्राप्ति भुगतान खाता एक रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट को हम अपनी भाषा में क्या बोल सकते हैं दोस्तों, हिंदी मीडियम वाले बताओ जल्दी से।
बताएं। खाते 3 प्रकार के होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट को बोलते हैं व्यक्तिगत खाता, नॉमिनल अकाउंट को बोलते हैं नाम मात्र खाता, हाँ तो दोस्तों हम यहाँ पर थे, रियल अकाउंट को हम बोलते हैं वास्तविक खाता, नॉमिनल को बोलते हैं नाम मात्र खाता। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट देखो जहाँ भी हम प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं वहाँ नॉर्मली नॉमिनल अकाउंट होता है, नाम मात्र खाता होता है। और रियल अकाउंट क्या होता है, जहाँ पर गुड्स और कैश बैलेंस निकालते हैं। इनका देखो जैसे पेमेंट अकाउंट होती है कैश बुक की जैसी, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसा, जो आपने 11 में बनाया होगा। इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये रोकड़ बुक की समरी होता है। रोकड़ बुक का मतलब समरी होता है, मतलब इट इज़ अ समरी ऑफ, बोलते हैं ना कैश बुक। अपने डिफरेंस ऑब्जेक्टिव में भी पढ़ा हुआ है कि रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट इज़ अ समरी ऑफ कैश बुक। ये रोकड़ बही का सारांश होता है, आपने पढ़ा ये। और ये होता है लाभ हानि खाते जैसा। किसके जैसा? लाभ हानि खाते के जैसा। तीसरा है इट इंक्लूड्स बोथ कैपिटल एंड रेवेन्यू नेचर आइटम। इसके अंदर पूंजीगत व आगमगत दोनों मध्य आती है। मतलब इसमें कैपिटल आइटम भी आएंगे, रेवेन्यू आइटम भी आएंगे। लेकिन नॉमिनल अकाउंट जब होता है तो उसमें सिर्फ रेवेन्यू आइटम आते हैं, मतलब ओनली आगमगत मध्य आती है, आगमगत मध्य आती है। ठीक है, इसमें हम देखते हैं, ध्यान समझिए। इट इज़ प्रिपेयर्ड ऑन द कैश बेसिस। देखिए जब पैसा मिलेगा, जिस दिन हमारे पास रोकड़ आएगा उस दिन हम इसे पेमेंट अकाउंट में लिख लेंगे। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट में क्या होता है, इसमें चलता है एक्यूरल बेसिस। एक्यूरल बेसिस मतलब क्या होता है दोस्तों, कि अगर आपके पास अभी पैसा नहीं भी मिला है ना, तब भी आप उसको अभी एडजस्टमेंट जिसे करते थे ना हम पहले, वैसे मान सकते हैं कि उसको लिखना है हमें। देखिए इसमें जो क्लोजिंग बैलेंस होता है, जो अंतिम शेष बचता है, वो कैश का या बैंक का, रोकड़ का या फिर बैंक का शेष बचता है। और इसका जो अंतिम बैलेंस बचता है वो क्या दिखाता है, सरप्लस और डेफिसिट, बचत या घाटा। मतलब इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओगे तो आपको ये पता चलेगा कि आपको बचत हुआ है या घाटा, सरप्लस हुआ है या डेफिसिट। और जब आप रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट बनाते हैं, प्राप्ति भुगतान खाता, तो आपको ये पता चलता है कि कितना कैश आपके पास है या कितना बैंक में कितना पैसा है आपके पास। ठीक है, तो दोस्तों ये 3 पॉइंट्स आपको जो अच्छे लगे आप लिख सकते हो एग्जाम में। मैंने आपको ऑलरेडी 5-6 पॉइंट समझा दिए हैं, आप बहुत ही अच्छे से ये लिख सकते हैं। आइए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। देखिए दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 17। पुनर्मूल्यांकन खाता और वसूली खाते में 3 अंतर। डिफरेंस बिटवीन रीवैल्यूएशन अकाउंट एंड रियलाइजेशन अकाउंट में आपको डिफरेंस बताना है। तो आइए जल्दी से समझते हैं पुनर्मूल्यांकन खाता और वसूली खाते में कोई 3 अंतर। ये 3 नंबर का है दोस्तों प्रश्न परीक्षा में, आइए समझते हैं। तो दोस्तों ये रहा अंतर हमारे सामने। रिवैल्यूएशन अकाउंट को बोलते हैं पुनर्मूल्यांकन और रियलाइजेशन अकाउंट को हम क्या बोल सकते हैं, वसूली खाता। ठीक है, देखिए थोड़ा ध्यान से समझते हैं हम इसको। जब रिवैल्यूएशन अकाउंट कब बनता है, देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट इज रिलेटेड विद द रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटी। जब हमें ये फर्म की असेट्स और लाइबिलिटी का पुनर्मूल्यांकन करना हो, मतलब वापस से वैल्यू निकालना हो, जब फर्म की संपत्ति और दायित्व का पुनर्मूल्यांकन करना हो तो हम पुनर्मूल्यांकन खाता बनाते हैं। जब फर्म की एसेट्स और लाइबिलिटी को वापस से वैल्यू करना हो तो हम बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब देखिए रियलाइजेशन अकाउंट, दिस प्रिपेयर टू रियलाइज द असेट्स एंड टू पे लाइबिलिटी। जब हमें हमारी फर्म की एसेट्स को बेचना हो और दायित्व मतलब लाइबिलिटी का भुगतान करना हो, लाइबिलिटी को पे करना हो,
तो वसूली खाता बनाया जाता है। ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है रिवोल्यूशन अकाउंट का? द मेन पर्पज इज टू रिकॉर्ड द फ्लक्चुएटिंग वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटी एंड टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए, इनका मुख्य उद्देश्य होता है कि असेट्स और लाइबिलिटी मतलब संपत्ति और दायित्व के मूल्य में जो परिवर्तन आया है, जो भी फ्लक्चुएशन आया है, उसको रिकॉर्ड करें, उसको लिखें और ये पता करें कि उससे में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। और रियलाइजेशन अकाउंट मतलब वसूली खाते का मेन उद्देश्य क्या होता है कि असेट्स को बेचो और लाइबिलिटी का पेमेंट कर दो जल्दी से। ठीक है, इसका थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं, आइए जल्दी से। थर्ड पॉइंट आपके सामने है नीड। इस खाते को बनाने की ज़रूरत कब पड़ती है? देखिए, रिवोल्यूशन अकाउंट इज़ नीडेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ। मतलब जब पार्टनर फर्म में मर जाता है या चले जाता है, रिटायर हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, मतलब रिकॉन्स्टिट्यूशन वाली कंडीशन हो जाती है, तो हम रिवोल्यूशन अकाउंट बनाते हैं दोस्तों। और रियलाइजेशन अकाउंट कब बनाते हैं वसूली खाता? जब फर्म हमेशा के लिए डिसॉल्व हो जाती है, जब फर्म बंद हो जाती है तो एक बार बनाते हैं। देखिए, इसमें एक और लिख सकते हैं कि रिवोल्यूशन अकाउंट पुनर्मूल्यांकन खाता जो होता है वो फर्म के जीवन काल में अनेकों बार बन सकता है, मैनी टाइम बना सकते हैं, लेकिन रिलेशन अकाउंट को सिर्फ एक ही बार बनाते हैं फर्म के जीवन काल में, जब फर्म परमानेंटली क्लोज होने वाली हो, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। और रिजल्ट, प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेटेड इन रिवैल्यूएशन अकाउंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओल्ड पार्टनर्स ओनली। देखिए, जब फर्म में हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं तब हम क्या करते हैं, जो भी प्रॉफिट और लॉस बचता है उसको ओल्ड पार्टनर में बांट देते हैं, मतलब पुराने साझेदारों में ही बांटते हैं। और यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस जो रिलेशन वसूली खाते में निकलता है वो हम ऑल पार्टनर, सभी पार्टनर में बांट देते हैं, चाहे वो नया हो पुराना, सबको बांट देते हैं और ख़त्म कर देते हैं हमेशा के लिए बुक्स को। ठीक है दोस्तों, तो आपको आई होप ये समझ में आ गया होगा। जल्दी से इसे नोट भी कर लेना और जो मैं बता रहा हूँ हिंदी मीडियम वाले बच्चे उसको लिखते चले, ताकि एग्ज़ाम में किसी प्रकार की कोई गलती ना हो आपसे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हेलो, तो हमारा अगला प्रश्न है अंश और स्कंद में अंतर, डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड स्टॉक। तो आइए हम अंश और स्कंद में, शेयर और स्टॉक में एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस समझते हैं। ये भी 3 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम में आता है, जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है, ज़रूरी है। तो आइए समझते हैं। देखिए दोस्तों, शेयर और स्टॉक में डिफरेंस, अंश और स्कंद में हमारा अंतर पड़ते हैं। शेयर को बोलते हैं हम अंश, स्टॉक को बोलते हैं स्कंद। तो इन दोनों में अंतर पड़ते हैं। देखिए, शेयर हैज़ अ नॉमिनल वैल्यू, शेयर की एक वैल्यू होती है, इसको हम अंकित मूल्य कहते हैं। बट स्टॉक हैज़ नो नॉमिनल वैल्यू, इसका कोई अंकित मूल्य नहीं होता, इसका एक अंकित मूल्य होता है और इसका स्टॉक का अंकित मूल्य नहीं होता है। पहला पॉइंट बहुत सिंपल है। आइए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। शेयर हैज़ अ डिस्टिंक्टिव नंबर विच डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम अदर। देखिए, हर शेयर का एक अलग से नंबर होता है, हर शेयर को हम एक नंबर दे के रखते हैं, ठीक है, जिससे उसकी पहचान होती है। पर स्टॉक बियर्स नो सच नंबर, लेकिन स्कंद में ऐसा कोई भी नंबर नहीं होता। शेयर को एक स्पेसिफिक वैल्यू, एक नंबर दिया जाता है, लेकिन स्टॉक में ऐसा कोई नंबर नहीं होता। शेयर कैन बी इशूड ओरिजिनली टू द पब्लिक। देखिए, जो अंश होते हैं वो हम सीधा जनता में निर्गमित करते हैं, जनता को देते हैं। और अ कंपनी कैन नॉट मेक एन ओरिजिनल इशू ऑफ स्टॉक, स्टॉक कैन बी इशू बाय एग्जिस्टिंग कंपनी। देखिए, इसमें हम किसी को डायरेक्टली स्टॉक इशू नहीं कर सकते, सिर्फ कंपनी से कन्वर्ट कर सकती है फुल्ली पेड शेयर्स में। स्टॉक को आप डायरेक्टली इशू नहीं कर सकते, जो कंपनी है उसको कन्वर्ट कर सकती है फुल्ली पेड शेयर में। ठीक है, आइए देखते हैं हम आगे। अ शेयर में एदर बी फुल्ली पेड और पार्टली पेड। शेयर को हम पूरा एक बार में लमसम पेमेंट भी कर सकते हैं या उसको पार्टली पेमेंट अलग अलग इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हैं। बट स्टॉक कैन नेवर बी पार्टली पेड, इट इज़ ऑलवेज फुल्ली पेड। मतलब इसका भुगतान हमेशा सदैव पूरा करना पड़ता है, इसको हम इंस्टॉलमेंट में या इसे अलग अलग पार्टली पेमेंट नहीं कर सकते, पार्ट पेमेंट नहीं कर सकते, पूरा पेमेंट एक बार करना पड़ेगा। फिर शेयर कैन नॉट बी ट्रांसफर इन फ्रैक्शन, इट ट्रांसफर्ड एज होल। देखिए, शेयर को आप ट्रांसफर 1/4 शेयर ट्रांसफ़र कर रहे हैं,
2/4 शेयर ट्रांसफ़र, ऐसे पार्टली ये इनको फ्रैक्शन में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, लेकिन स्टॉक को आप फ्रैक्शन में ट्रांसफ़र कर सकते हो। शेयर को हमेशा होल मतलब पूरा एक बार में सामने वाले को हस्तांतरित करना पड़ता है। फिर ऑल शेयर्स आर इक्वल डिनोमिनेशन, सारे शेयर का डिनोमिनेशन इक्वल होता है, लेकिन स्टॉक का अलग अलग हो सकता है। इसके लिए आप चैप्टर नंबर 6 भी पढ़ सकते हैं आपके बुक में, जिसमें आपको देखो नई बुक में 7 है, पुरानी बुक में 6 चैप्टर दिया हुआ है ये, तो आप शेयर में ये आपको डिफरेंस मिल जाएगा, आपकी बुक के हिसाब से भी आप पढ़ सकते हो। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, आई होप सो। आप उस पर भी टिक करके अगर आपको वो पॉइंट अच्छे लगे तो आप वो पॉइंट भी याद कर सकते हो। आइए दोस्तों बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। एक आदर्श वित्तीय विवरण की 3 विशेषताएं बताना है। देखिए, एक अच्छे आइडियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन सी 3 क्वालिटी होना चाहिए जो हम बताना चाहते हैं। और इसके और में है वित्तीय विश्लेषण जो होता है, अच्छा विश्लेषण, उसकी 3 सीमाएं। राइट 3 लिमिटेशन ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऊपर आपको एक अच्छी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की क्वालिटी बताना है, और नीचे एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वित्तीय विवरणों के विश्लेषण की 3 सीमाएं बताना है। तो आइए हम दोनों को एक साथ समझते हैं ताकि जल्दी से कंप्लीट हो हमारा। तो देखिए दोस्तों, ये होती है हमारी कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो एक आइडियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होना चाहिए, एक अच्छे वित्तीय विवरण में होना चाहिए। पहला है अंडरस्टैंडेबिलिटी। इसका मतलब होता है कि कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसी हो जो आसानी से समझने योग्य हो। अंडरस्टैंडेबल पढ़ा है ना आपने शब्द, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसा हो जो दूसरे लोगों को बहुत ही आसानी से समझ में आए, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो, ठीक है, ताकि ऐसा हो कि इसको हर कोई समझ पाए फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। क्योंकि देखो वो इन्वेस्टर्स के लिए भी होती है और अदर लोगों के लिए भी होती है, तो ऐसा बनाओ ताकि वो आराम से काम आए। सेकंड है रिलेवेंस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसी होना चाहिए जो हमारी चीज़ों से संबंधित हो, रिलेवेंस हो, उसमें वही चीज़ें आना चाहिए जो रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट हो, ठीक है। थर्ड है रिलायबिलिटी। आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसी होना चाहिए जो विश्वसनीय हो, जिसके ऊपर हम भरोसा कर सकें। देखिए, कोई भी इन्वेस्टर होगा या शेयर होल्डर होगा या डिबेंचर होल्डर होगा, तभी वो अपने साथ बिजनेस करना चाहेगा जब हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलायबल या विश्वसनीय होगी, ठीक है। कंपेरेबिलिटी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसी होना चाहिए जिसको हम आसानी से हमारे पास्ट की स्टेटमेंट से कंपेयर कर सकें और चेक कर सकें कि हमें पिछले साल से अभी साल में क्या क्या फ़ायदा हुआ, पिछले साल से हमने कितनी तरक्की करी, क्या प्रोग्रेस करी। और टाइमलीनेस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट वित्तीय विवरण ऐसा होना चाहिए जो समय पर बन के तैयार हो जाए। कि देखिए, आपको पता है कि हमें बना लेते हैं ताकि हमें पुराने रिकॉर्ड का पता हो कि पैसा कहाँ से आया, कहाँ गया, सारे पास्ट रिकॉर्ड की जानकारी मिले। तो अगर वो टाइम पे तैयार ही नहीं होगा तो हमारे कोई काम का भी नहीं आएगा ना। तो ऐसा होना चाहिए जो, इसको अपन लिख सकते हैं कि सिंपल हो, अंडरस्टैंडेबल हो, ऑडिटेबल हो। ऑडिटेबल को बोलते हैं जब आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसा हो जिसका हम ऑडिट करवा सके। अंकेषण बोलते हैं इसको हिंदी में, अंकेषण करने योग्य, अंकेषण करने योग्य। सिंपल मतलब सरल होना चाहिए, ठीक है। रिलायबल मतलब विश्वसनीय होना चाहिए, ठीक है। अंडरस्टैंडेबल मतलब समझने योग्य होना चाहिए। और टाइमलीनेस मतलब समय पर तैयार होना चाहिए। तो ये होती है एक अच्छे विवरण की क्वालिटीज़, विशेषताएं, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूँ कि इसकी आपको लिमिटेशन बताना है या आपको इसके दोष बताना है, तो देखिए वो क्या होगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता कौन है भाई, बिजनेसमैन बनाता है। तो वो क्या करता है, कई बार विंडो ड्रेसिंग जिसको हम बोलते हैं दिखावे का इस्तेमाल करता है। विंडो ड्रेसिंग मतलब दिखाएगा कुछ और होगा कुछ और, वहाँ पे वो सही फाइनेंशियल पोजीशन नहीं दिखाते हैं। कई बार कंपनी वाले झूठी वित्तीय विवरण बनाते हैं ताकि लोगों को जो है वो ठग सके या उनको कैसे भी करके सही पोजीशन ना बताएं। कुछ लोग टैक्स चोरी करने के लिए स्टेटमेंट बनाते हैं, और कुछ लोग अपनी कंपनी के लॉस को छुपाने के लिए भी स्टेटमेंट में फ्रॉड कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट अगर मैं ये बोलूँ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होती है वो सिर्फ क्वांटिटी पे बेस होती है, क्वालिटी पे नहीं। मतलब उसमें गुण को नहीं देखा जाता, सिर्फ उनमें गणना की जाती है। क्वालिटी मैटर नहीं करती, क्वांटिटी मैटर करती है उसके अंदर, ठीक है। और तीसरी बात जो मैं बोलना चाहूँगा
कि कोई सा भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो तो उसमें क्या होता है, कहीं ना कहीं बायसनेस आ जाती है। बायसनेस मतलब क्या होता है दोस्तों, कि कहीं ना कहीं वो बायस कर मतलब एक तरफ पक्ष बात कर देते हैं, पक्षपात करके बना देते हैं, जो सही नहीं है। सिर्फ आपको कंपनी के बारे में नहीं सोचते हुए जो आपके वहाँ इन्वेस्टर्स हैं उनके बारे में भी सोचना पड़ता है, क्योंकि वही आपकी कंपनी में पैसा लगाएंगे। ओके दोस्तों, तो ये है हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कुछ लिमिटेशंस। और आप जानना चाहते हो तो आप बुक में से इसके बारे में और पढ़ सकते हैं। फिर भी कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, तो हम आपकी प्रॉब्लम्स को ज़रूर दूर करेंगे। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आइए दोस्तों, ये है हमारा प्रश्न क्रमांक 20, क्वेश्चन नंबर 20। और यहाँ से चालू होते हैं हमारे 4 मार्क्स के क्वेश्चन, 4 नंबर वाले क्वेश्चन। तो हमारा पहला प्रश्न है, स्थायी पूंजी खाता और परिवर्तनशील पूंजी खाते में अंतर। राइट द डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। तो आइए जल्दी से हम समझते हैं इसे। तो दोस्तों आइए पढ़ते हैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, इसको बोलते हैं हम स्थायी पूंजी खाता, और इसको बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग को परिवर्तनशील पूंजी खाता। देखिए, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट इज नेवर शो द नेगेटिव बैलेंस। जो स्थायी पूंजी खाता है वो कभी ऋणात्मक बैलेंस नहीं दिखाता, तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में शो द नेगेटिव बैलेंस, लेकिन ये ऋणात्मक शेष दिखा सकता है। फिर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस नॉर्मली रिमेन सेम। इसमें क्या होता है कि ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस अधिकतर सेम रहता है, मतलब उसमें कोई बदलाव नहीं आता। जो प्रारंभिक और अंतिम शेष हमेशा सेम होता है, अधिकतर सेम होता है। और यहाँ पर ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस चेंज ड्यू टू एडजस्टमेंट। लेकिन फ्लक्चुएटिंग मेथड में क्या होता है कि हम कुछ एडजस्टमेंट करते हैं, और एडजस्टमेंट करने की वजह से उनके जो बैलेंस होते हैं, जो शेष होते हैं, उनमें परिवर्तन आता है। एडजस्टमेंट को बोलते हैं समायोजन करना, और समायोजन की वजह से फ्लक्चुएटिंग अकाउंट में चेंजेस आते हैं। फिक्स कैपिटल अकाउंट की बात करूं तो जब ये मेथड यूज़ करते हैं तो हमको 2 अकाउंट बनाना पड़ते हैं। पहला बनता है कैपिटल अकाउंट, दूसरा बनता है करंट अकाउंट। और फ्लक्चुएटिंग मेथड में सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है जिसका नाम होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये एग्ज़ाम में आपको बहुत बार पूछते हैं कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में कितने अकाउंट बनते हैं, तो ओनली 1 अकाउंट बनता है, इसका नाम है कैपिटल अकाउंट। और फिक्स्ड मेथड में 2 अकाउंट बनते हैं, पहला कैपिटल अकाउंट, दूसरा करंट अकाउंट। ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, फिक्स्ड मेथड में हम कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करते हैं। ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा ऐसा है कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड में हम सिर्फ काय के एडजस्टमेंट करते हैं जब भी हम कोई कैपिटल को लेकर आते हैं या कैपिटल को हम फर्म से लेकर जाते हैं, तो ही फिक्स्ड अकाउंट में कोई चेंज आता है। ये बात ध्यान रखिएगा बिल्कुल अच्छे से। जब हम फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट से कोई भी काम करते हैं, तो जब भी हम कोई भी एडिशनल काम करेंगे, मतलब मान लो कोई भी कैपिटल को लगाएंगे या कैपिटल को विड्रॉ करेंगे, तो उसकी एंट्री हम करते हैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में। और फ्लक्चुएटिंग में आप बोनस लो, सैलरी लो, कमीशन लो, गुडविल लो, कुछ भी लेंगे तो उन सबकी एंट्री करना पड़ती है। ठीक है, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में जो एंट्री होती है वो कैपिटल अकाउंट में तो कुछ नहीं होती है, सब एंट्री काय में होती है, करंट अकाउंट में। काय में होती है दोस्तों? करंट अकाउंट में। चाहे सैलरी हो, बोनस हो, कमीशन हो, इन सबकी एंट्री होगी करंट अकाउंट में। लेकिन फ्लक्चुएटिंग मेथड में क्या होता है, ये सारी एंट्रीज होती है कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, ये नाम ज़रूर ध्यान रखना ताकि एग्जाम में आपसे कोई भी गलती ना हो। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है दोस्तों, तो हमने पढ़ा था कि अंश 2 प्रकार के होते हैं, समता अंश और पूर्वाधिकार अंश। और पूर्वाधिकार अंश के हमें पढ़ना है कोई भी 4 प्रकार। तो डिस्क्राइब एनी 4 टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो आइए हम बहुत जल्दी हमारी वीडियो में देखते हैं इनके 4 प्रकार। तो देखिए दोस्तों, प्रेफरेंस शेयर पूर्वाधिकार अंश के 2 प्रकार है, कन्वर्टिएबल और नॉन कन्वर्टिएबल। इनको बोलते हैं परिवर्तनशील और अपरिवर्तनशील। कन्वर्टिएबल शेयर वो होते हैं ऐसे शेयर्स जिनको हम समय आने पर इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब ऐसे पूर्वाधिकार अंश जिनको समय आने पर हम समता अंश में कन्वर्ट कर सकते हैं। और नॉन कन्वर्टिएबल ऐसे शेयर जिनको हम कभी भी इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं कर सकते,
मतलब उनको परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, वो कन्वर्टिबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा है रिडीमेबल और इररिडीमेबल। रिडीमेबल डिबेंचर वो होते हैं दोस्तों जिनका हमें फिक्स समय के बाद, मैच्योरिटी डेट के बाद रीपे करना पड़ता है, मतलब वापस से पेमेंट करना पड़ता है। और इररिडीमेबल वो होते हैं जिनको हमको मैच्योरिटी के बाद भी कभी पेमेंट नहीं करना होता। ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रकारों की ओर। ये दोस्तों पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग। पार्टिसिपेटिंग वो होते हैं जिनको एडिशनल बेनिफिट मिलता है कि वो फर्म के बाकी कामों में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और नॉन पार्टिसिपेटिंग वो जो फर्म में कोई दूसरे कामों में, कोई दूसरे बेनिफिट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा कम्युलेटिव, नॉन कम्युलेटिव, इनको बोलते हैं संचयी और असंचयी। द डिविडेंड आर एक्यूमुलेटेड देयरफॉर पेड बिफोर एनीथिंग पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर। इनमें क्या होता है कि कम्युलेटिव वो होते हैं जिनको डिविडेंड में हिस्सा पहले मिल जाता है, और नॉन कम्युलेटिव जिनको हिस्सा पहले नहीं मिलता है। अगर फ़ायदा होगा तो ही मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलता है। तो दोस्तों आज हमने अकाउंट्स का हमारा पूरा पेपर ख़त्म कर लिया है, जिसके अंदर हमने सारा थ्योरी पोर्शन और जितने ऑब्जेक्टिव्स थे वो सारे कंप्लीट कर लिए हैं। अब बस हमें एक चीज़ और करनी है कि अकाउंट्स में जो न्यूमेरिकल आए हैं पेपर्स में उसको सॉल्व करना है। तो उसके लिए हम बिल्कुल बस लास्ट पार्ट 4 लेकर आएंगे, जिसके अंदर हम आपको अकाउंट में जो जो बोर्ड एग्ज़ाम में जैसे न्यूमेरिकल आने वाले हैं, जैसे आपको सॉल्व करना है, कैसे सिस्टमेटिक उसमें अच्छा स्कोर करना है, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे और बिल्कुल डिटेल में एक एक क्वेश्चन को बारीकी से करना सिखाएंगे, ताकि एग्ज़ाम में आपसे बिल्कुल भी कोई मिस्टेक ना हो और आप पेपर को बहुत ही अच्छे ढंग से कर पाएँ। तो सबको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी कर दीजिए, क्योंकि हर वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। और वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो, और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। ऑल द बेस्ट। पढ़ाई करते रहिए और अच्छे नंबर लाइए, बस यही हमारी आपसे उम्मीदें हैं। तो ठीक है दोस्तों, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।